नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे MA 4th सेमेस्टर समाजशास्त्र में नृत्य जाति अध्ययन पद्धति के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था हेराल्ड गारफिंकल का नृत्य जाति अध्ययन पद्धति के बारे में। इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे इरविंग गॉफमैन ने नृत्य जाति अध्ययन पद्धति के संदर्भ में अपने कुछ विचार दिए थे, जो उनके आधार पर उन्होंने उसे ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से ग्रहण किए थे। जैसा कि इरविंग गॉफमैन का जन्म जो हुआ कनाडा में हुआ था। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालयों में अपने अध्ययन किया। यहाँ वे अनेक विद्वानों से जुड़े, जिनमें ब्लूमर, एडवर्ड सिल्स एवं फील्ड प्रमुख है। इनके विचारों में वे काफ़ी प्रभावित हुए। इसी बीच उन्होंने स्कॉटलैंड में रतिलैंड द्वीप समूह में से एक द्वीप के लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने स्कॉटलैंड में रतिलैंड द्वीप समूह में से एक द्वीप का अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने नाटककारिता या नाटक कला, स्वयं के प्रतिनिधि आदि के बारे में विचार किए। इसी प्रकार ब्लूमर का जो विस्तार है गॉफमैन का जो विचार है, उन्होंने ब्लूमर के अंतःक्रियावाद से प्राप्त किया था और उन्हीं के अंतःक्रियावाद को विस्तार दिया। उनका ये कहना था, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत लोग अपने आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने G.H. मीड के आई और मी के सिद्धांत को भी ग्रहण किया। जैसे कि किस तरह से नाट्य शास्त्र में आई मी बन जाता है, आई मी मतलब मेरा बन जाता है। उसी प्रकार उन्होंने उसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने नृत्य जाति, जहां उन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उन्हीं पुस्तक के माध्यम से उन्होंने नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया। और उसी नाट्य शास्त्र में ये भी बताया गया कि उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक हो गया फ्रंट और एक हो गया बैक। जिस प्रकार फ्रंट और मंच में फ्रंट और बैक स्टेज होते हैं, उसी प्रकार उन्होंने समाज रूपी का अध्ययन भी किया। इसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को गॉफमैन ने विस्तार दिया। ठीक है, उन्होंने नाटक के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न भी किया। उन्होंने नाटक कला में अपनी एक पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में नाटक कला के विचारों को व्यक्त किए। गॉफमैन कहते हैं कि सामाजिक जगत सुव्यवस्थित नहीं है। ठीक है, गॉफमैन का कहना है कि जो सामाजिक जगत होता है वह सुव्यवस्थित नहीं होता तथा उनके व्यवहारों और अर्थों को भी उनमें निहित नहीं है। जैसे कि तथा उनके व्यवहारों के अर्थ भी उनमें निहित नहीं होता है। जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक जगत सुव्यवस्थित नहीं है तथा व्यवहारों के अर्थ भी उनमें निहित नहीं है। सामाजिक जगत और किसी विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक जगत और किसी विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग उसे महत्व देते हैं। गॉफमैन की ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनका ये कहना है कि लोगों के अर्थों और व्यवहारों को हम ये सामाजिक जगत में इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि लोग उसे महत्व देते हैं। गॉफमैन के अनुसार ही किसी विशिष्ट दृश्य जिसे हम देखते हैं, किसी लोगों के एक दृश्य होता है, लोगों का एक दृश्य होता है जिसे हम देखते हैं, तय करते हैं। हाव भाव एवं प्रतीकों का अर्थ भी तय करते हैं। इसलिए सामाजिक जो व्यवहार होता है वो सामाजिक व्यवहार जो होता है थिएटर में होने वाले नाटक के समान ही होता है। ये गॉफमैन का मानना है। गॉफमैन ने इस सिद्धांत को समझने हेतु नाटक की शब्दावली का प्रयोग किया, जैसे स्क्रिप्ट, श्रोता, भूमिका निर्वाह, स्टेज पार्ट, मास्क आदि। ये सब क्या है, नाटक में प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक अभिनय कला या नाटककारिता में एक अभिनेता, जहाँ पर नाटककारिता में एक अभिनेता या अभिनेत्री एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान इसमें क्या होता है, जैसे कि G.H. मीड का जो आई और मी का सिद्धांत, जहाँ पर उन्होंने सामान्यीकृत अन्य को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के स्वरूप में समझाया था, तो वहीं पर देखते हैं कि गॉफमैन ने इसे किसके आधार पर बताया, नाटककारिता के आधार पर नृत्य जाति अध्ययन पद्धति को बताने का कष्ट किया। और उसी के अंतर्गत उन्होंने अंतःक्रियात्मक प्रतीकात्मकवाद को भी बताने का प्रयत्न किया। उन्होंने नाटक के आधार पर ही इन सभी के विचारों का अध्ययन किया। जैसे कि इसमें आई मतलब मैं,
मेरा बन जाता है, मतलब कि मैं मतलब आई, मेरा मतलब मी बन जाता है। मान लीजिए कि किसी कोई व्यक्ति है, जब हम उसके साथ अंतर क्रियाएँ कार्य करते हैं तो उसका आई मेरा मी बन जाता है। यदि हम उसके कही हुई बातों की, उसकी भावनाओं, उसकी मनोवृत्तियों को यदि हम स्वीकृत कर देते हैं तो उसका आई मेरा बन जाता है। वही सारी प्रक्रिया जिसमें मैं मेरा बनता है को गापमैन अभिनय कला के रूप में देखते हैं। वही जो प्रक्रिया होती है जिसमें दूसरे की जो आई मेरा मी बन जाता है, उसी प्रक्रिया को गापमैन ने अभिनय कला के रूप में देखते हैं। अभिनय कला में गापमैन ने फ्रंट और बैक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, फ्रंट मंच पर अभिनय होता है। फ्रंट क्या होता है? जो मंच होता है, जैसे कि हम थिएटर वगैरह में मूवी वगैरह देखते हैं तो जो मंच होता है जहाँ पर अभिनेता और अभिनेत्री सब अपनी कला को प्रदर्शित करते रहते हैं, तो उसको फ्रंट मंच कहते हैं। उसी प्रकार बैक उससे संबंधित तैयारी होता है। बैक मतलब कि जो तैयारियां की जाती है उसको बैक के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार गापमैन ने नाटक की भाषा का प्रयोग करके, ठीक है, गापमैन ने नाटककारिता की भाषा का प्रयोग करके दैनिक जीवन में स्वयं की प्रस्तुति का विशद व्याख्या की। जो दिन प्रतिदिन हमारे हम जो क्रियाएं करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन कौन सी कार्य करते रहते हैं, कौन सी घटनाएं घटती जाती हैं, तो उसी प्रक्रिया का उन्होंने विशद व्याख्या की है नाटक के आधार पर। और यह बताने में सफल रहे कि कर्ता या अभिनेता जो कार्य करता है और जो अभिनेता है स्वयं की अवधारणा को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जो एक अभिनेता होता है और मंच में जो अपने अभिनय को प्रस्तुत करता है, किस प्रकार वो व्यक्त करता है, किस प्रकार अपनी स्वयं की अवधारणा को व्यक्त करता है। ठीक, अब देखते हैं गापमैन के नाटककारिता का सिद्धांत, कैसे उन्होंने अपने सिद्धांत को ड्रामाटिकल थ्योरी को किस प्रकार बताने का प्रयत्न किया है। जैसे कि इसमें सर्वप्रथम है पहला, इस सिद्धांत में समाज की तुलना एक रंगमंच से की गई है। ठीक है, उन्होंने समाज की जो तुलना की है एक रंगमंच, मतलब कि रंगमंच फ्रंट बैक के आधार पर किया है। जैसे नाटक में एक मंच होता है, उसी प्रकार समाज में जो कुछ दिखाई देता है, जिस प्रकार नाटक में एक मंच होता है, ठीक है, उसी प्रकार समाज में हमें जो कुछ दिखाई देता है वो क्या होता है? समाज रूपी मंच का अभग्राव होता है, अग्रभाग होता है। तथा समाज के नियम, जो समाज के नियम होते हैं, जहाँ पर लोग उस नियमों का पालन करते हैं, जो समाज के मूल्य और प्रतिमान होते हैं, ये क्या होता है? उसका बैक होता है, जो उसकी तैयारी करते हैं। तो ये गापमैन ने समाज रूपी जो मूल्य और प्रतिमान होते हैं उसको एक नाटककारिता के आधार पर बताने का प्रयास किया है। दूसरा है दर्शक गणों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। दर्शक गणों के सामने जो दर्शक होते हैं, जो देखते हैं, ठीक है, अभिनेता हो या फिर अभिनेत्री हो, जो अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं तथा दूसरे कर्तागणों के लिए स्वयं दर्शक बन जाते हैं। दूसरे कर्तागणों के लिए स्वयं दर्शक बन जाते हैं। किस रूप? लोग उनको देखते हैं। गापमैन ने नेक्स्ट है, गापमैन ने अंतःक्रिया की रचना का भी विश्लेषण किया है। गापमैन ने अंतःक्रिया की रचना का भी विश्लेषण किया है। उन्होंने ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के विस्तार को ग्रहण किया, नाटककारिता के आधार पर उसे समझाने का प्रयत्न किया और उन्होंने अर्थ निर्वाचन की प्रक्रिया को समझने का भी प्रयत्न किया है। गापमैन ने रंगमंच की भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, गापमैन ने रंगमंच की भाषा का प्रयोग किया, जहाँ पर लोग एक दूसरे की व्यवहारिकता और उसको अर्थों को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके आधार पर दैनिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रियाओं को सूक्ष्मता से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, गापमैन ने समाजशास्त्र में प्रचलित परंपरागत विधियों का प्रयोग किया है। समाजशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं कि समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था, ये एक धर्म पुराण प्राचीन काल में देखते हैं परंपरागत नियमों के आधार पर विकसित हुआ था। तो वहीं परंपरागत विधियों का प्रयोग किया गापमैन ने, तथा समाज के अध्ययन के लिए और समाज का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नाटककारिता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि गापमैन के जो सिद्धांत थे, किस प्रकार उन्होंने समाज रूपी स्वरूप को देखा, समाज के नियम को देखा, उनके जो प्रतिमान और जो प्रक्रियाएं थी, किस प्रकार लोग उसका मतलब कि उल्लंघन नहीं करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को उन्होंने एक मंच के आधार, रंगमंच के आधार पर बताने का प्रयत्न किया और उन्होंने समाज को एक नाटककारिता के आधार पर
बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं गॉफमैन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। गॉफमैन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, कैसे उन्होंने समाजशास्त्र के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जहाँ पर G.H. मीड ने अपने प्रस्तुतिकरण में सामान्यीकृत इकाई का प्रयोग किया था, जहाँ पर उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से उसे निर्मित किया था। व्यक्ति क्या होता है, समाज के माध्यम से मूल्यों और विचारों को आत्मसात करता है। व्यक्ति क्या होता है, समाज के माध्यम से मूल्य, जो उसके मूल्य होते हैं, हम कहते हैं ना व्यक्ति, इसका कोई मूल्य नहीं होता। हर व्यक्ति के अंतर्गत कोई ना कोई एक मूल्य होता है जो उसकी व्यवहारिकता से होता है। तो उसी प्रकार समाज के माध्यम से मूल्यों और विचारों को आत्मसात करता है। इन मूल्यों को वह अपने स्व प्रतिष्ठण का इस प्रकार अंग बना देता है और उस मूल्य को अपने आत्मा से, ठीक है, और अपने आत्मसम्मान से इस प्रकार प्रेक्षण कर देता है कि उपयुक्त अवसरों पर वे सहज भाव से उभरते हैं। उपयुक्त अवसरों पर उसे उभार सकते हैं, दिखा सकते हैं, लोगों के प्रति अपनी व्यवहारिकता को निखार सकते हैं और उपयुक्त भावनाओं के निर्माण के आधार पर उपयुक्त क्रिया कराने में भी सहायता करते हैं और उपयुक्त भावनाओं के निर्माण के आधार पर भी उपयुक्त क्रिया कराने में भी सहायता करते हैं। तो ये जैसे कि G.H. मीड ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जहाँ उन्होंने आई और मी शब्द का प्रयोग किया था, उसी के माध्यम से उन्होंने सामान्यीकृत अन्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को बताने का प्रयास किया था। वहीं गॉफमैन ने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में उन्होंने दिन प्रतिदिन के कार्य को विवेचित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे, जहाँ पर दिन प्रतिदिन के कार्यों को विवेचित किया जाता है और अपने मौलिक योगदान के माध्यम से उसको और अधिक विस्तारमय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जहाँ उन्होंने नाटककारिता के शब्दों का प्रयोग किया और गॉफमैन ने व्यक्तिगत संसार की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से सजाने का प्रयत्न भी किया, योजना अंतर्गत विश्लेषण भी किया। अगर हम अपनी विभिन्न विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट होता है, यदि उनका कहना है, यदि हम अपनी विभिन्न विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि उनमें से अनेक ऐसी है जिनका कि इस प्रकार अवलोकन नहीं हो सकता जिस प्रकार आंखों अथवा बालों के रंगों का अवलोकन हो सकता है। समाज में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है, जैसे हम किसी व्यक्ति व्यवहारों को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से देखते हैं जिसका हम उल्लेख उसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने बालों और आँखों का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति का निरीक्षण हम उसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं कर सकते। हमें देखकर हमारे विचारों अथवा व्यक्ति की विशेषताओं को स्वतः उद्घाटन अथवा उद्घोषण संभव नहीं है। मतलब कि हमारे विचारों, हमारी व्यवहारिकता को देखते हुए भी हमारी प्रक्रियाओं को किस प्रकार वो उद्घोषण संभव नहीं कर सकता है। हमें देखकर ये कोई नहीं बता सकता है कि हम वामपंथी है अथवा बुरे डॉक्टर है अथवा बुरे प्रोफेसर है। फिर भी हमें लोगों के बारे में उनको समझने के संदर्भ में निर्णय लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार आंखों तथा बालों के रंगों का अवलोकन हो सकता है, ठीक है, हमें देखकर हमारे विचारों अथवा व्यक्ति की विशेषताओं का स्वतः उद्घाटन अथवा उद्घोषण संभव नहीं है। हमें देखकर ये कोई नहीं बता सकता कि हम वामपंथी है अथवा बुरे हैं अथवा प्रोफेसर है। फिर भी हमें लोगों के बारे में उनको समझने के संदर्भ में निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत गॉफमैन के अंतर्गत था। अब हम देखते हैं पारस्परिक क्रियावाद संबंधी गॉफमैन की अवधारणा। पारस्परिक क्रियावाद, ठीक है, इसके अंतर्गत गॉफमैन ने क्या कहा था? गॉफमैन ने पारस्परिक क्रियावाद की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। गॉफमैन ने पारस्परिक क्रियावाद की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया और गॉफमैन उसी प्रक्रिया को समझने पर बल देते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को परिभाषित करके, उसी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति जिसके माध्यम से उस प्रक्रिया को समझने पर बल देते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को परिभाषित करके, ठीक है, एक दूसरे को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अपने आप को समझने के माध्यम से एक दूसरे की प्रक्रिया को समझते हैं। जिस प्रकार रंगमंच पर पुलिस वाले की पहचान, ठीक है, जिस प्रकार रंगमंच, जैसे कि हम किसी स्टेज मंच पर देखते हैं तो वहाँ पर पुलिस वाले की पहचान किस रूप में होती है, ठीक है, उसके बोलने चालने के ढंग किस प्रकार होते हैं। तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें ये सभी प्रक्रियाओं को देखना होता है, उसी के माध्यम से हम क्रियावाद कर सकते हैं, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत कर सकते हैं। गॉफमैन कहते हैं
हम जिन लोगों के साथ अंतर क्रियाएँ करते हैं उन्हें अपनी पोशाक, बोलने चालने के तरीके, भौतिक उत्पादन, लिंग, प्रजाति इत्यादि के माध्यम से परिभाषित करते हैं। ठीक है, जहाँ एक दूसरे के साथ हम अंतर क्रिया कार्य करते हैं तो उसी के माध्यम से अपने बोलचाल के तरीके, भौतिक उपादान, लिंग, प्रजाति सभी का ज्ञान अगले व्यक्ति को मालूम हो जाता है। ये सारी स्थितियाँ संचार की एक प्रक्रिया होती है। ये जो सारी स्थितियाँ होती है, ठीक है, ये संचार की क्या होते हैं, एक प्रक्रिया होती है जिनमें हमारी परिस्थिति, भूमिका, हमारा चरित्र और हमारी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। जिनमें क्या होता है, हमारी परिस्थिति, हमारी भूमिका, जो हमारी भूमिका होती है, जो हमारा चरित्र होता है और हमारी जो प्रवृत्तियाँ होती है, उन सब की अभिव्यक्ति होती है। हमारे व्यवहार का अधिकांश भाग, ठीक है, हमारे जो व्यवहार का अधिकांश भाग होता है वो आमने सामने के संबंधों से ही प्रस्तुतिकरण होता है। जब हम एक दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया कार्य करते हैं, ठीक है, और कार्य करने के बाद अगला व्यक्ति को क्या लगता है, वो हमारी भावनाओं से सुनकर, हमारी बातें सुनकर उसको कैसा लगा होगा। या तो हमारे बारे में वो सोचते होंगे कि उनके साथ बात कर हमें ऐसा लगा, हमें उनके साथ बात कर बहुत बुरा लगा। इस सभी प्रक्रियाएं जिसके साथ हम अंतरक्रिया कार्य करते हैं, ये सभी प्रक्रिया उनसे सभी एक दूसरे व्यक्ति को पता चल जाते हैं, एक दूसरे की अभिवृत्तियाँ पता चल जाती है, एक दूसरे की जो व्यवहारिकता है सब पता चल जाती है। इसी के माध्यम से अर्थ और भाषा के अर्थ का भी प्रयोग होता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम उसकी अर्थ और व्यवहारिकता का भी पता लगा लेते हैं। हम अपनी संचारी क्षमताओं को नियंत्रित करने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, हम अपनी संचारी क्षमताओं को नियंत्रित करने में व्यस्त रहते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति हमारी पोशाक, हमारी आदतों, हमारी दिखावे से प्रस्तुत होती है। इस माध्यम से हम स्व का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसी के माध्यम से हम अपने स्वयं का भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अस्पताल के बरामदे में सफ़ेद कोट पहनकर, गले में पेटिस्थोकोप लगाकर, ठीक है, पेटिस्थोकोप लगाकर एक विशिष्ट आत्मविश्वास से चलने की प्रक्रिया को एक डॉक्टर होने का द्योतक है। न्यायाधीश का कक्ष उनके आगमन की प्रक्रिया से पता चल जाता है। सूचना उसकी पोशाक, हाव भाव उनके पद से अपेक्षित गरिमा के द्वारा पता चल जाते हैं। तो ये सब संकेत क्या होता है कि एक व्यक्ति जब अस्पताल के बरामदे में सफ़ेद कोट पहनकर, गले में क्या होता है, पेटेथोस्कोप लगाकर एक विशिष्ट आत्मविश्वास से चलने की प्रक्रिया, तो उसका ये संदेश क्या करता है कि वो व्यक्ति एक डॉक्टर है। ठीक है, न्यायाधीश का कक्ष उनके आगमन की स्थिति, जैसे कि कोई गाड़ी उड़ी में, जैसे न्यायाधीश को लाल बत्ती, हरा बत्ती किसी प्रक्रिया में आते हैं तो उनका एक संदेश मिलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये कोई न्यायाधीश आ रहे हैं। तो यही प्रक्रिया हमें अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति की व्यवहारिकता और उसकी संकेत के माध्यम से उसके क्या होता है, पदों की प्रक्रिया का पता भी चल जाता है। अब हम देखेंगे गॉफमैन का सामाजिक व्यवहार। गॉफमैन सामाजिक मामलों में व्यवहार को एक जटिल अनुष्ठान मानते हैं। ठीक है, गॉफमैन क्या है, सामाजिक मामलों में व्यवहार को क्या एक जटिल अनुष्ठान मानते हैं, जिसके माध्यम से संचार नियंत्रण होता है। व्यक्ति प्रतीकों, चिन्हों के माध्यमों से अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, प्रतीक संकेत के माध्यम से, चिन्ह जो लिखकर या किसी क्रॉस के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, और अपनी क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, जब हम एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं उसके माध्यम से स्वयं को इस तरह से संचालित करता है कि वो अपनी पहचान को प्रस्तुत कर सके। अक्सर अनुष्ठानों के माध्यम से बहुत छोटी और महत्वपूर्ण बात भी हमारे स्व प्रस्तुतिकरण का संचारी माध्यम भी हो सकती है। गॉफमैन ने इस संबंध में शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया के माध्यम से चिकित्सक के व्यवहार की व्याख्या की है। हम शल्य चिकित्सा के संबंध में प्राय वही अपेक्षा करते हैं जो कि हमें चित्रपटों पर देखिए, तथा जिसके अंतर्गत अत्यधिक तनावपूर्ण, गंभीर चिंता का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। गॉफमैन ने यह देखा कि शल्य चिकित्सा के कक्ष में चिकित्सक अक्सर छोटे मोटे हास, परिहास और इधर उधर की बातचीत करते रहते हैं, जिसका उनके काम से कोई संबंध नहीं होता है। तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से इसमें हम गॉफमैन की सामाजिक व्यवहारिकता को देखते हैं, कैसे लोग एक दूसरे की व्यवहारिकता को पहचानते हैं। गॉफमैन के अनुसार इस तरह का जो व्यवहार चिकित्सक ये दर्शाने के लिए करता है कि संपूर्ण स्थिति उसके नियंत्रण में है, संपूर्ण स्थिति क्या उसके नियंत्रण में, और वो अपने
कार्य को विश्वास और सहजता के साथ करने की क्षमता रखता है। इस घटना को गॉफमैन ने भूमिका दूरी की संज्ञा भी दी है। ठीक है, जिस प्रकार भूमिका दूरी, जहाँ पर कुछ प्रक्रियाओं में हमें दूरियां भी बनानी पड़ती है। ठीक है, जहाँ पर भूमिका संघर्ष ना हो, तो भूमिका दूरी की प्रक्रियाओं का भी विवेचन किया है गॉफमैन ने। उसकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी, 1953 में इस बुक का प्रतिपादन किया। दूसरा हो गया द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उन्होंने 1959 में इस पुस्तक के माध्यम से नाटकारिता शब्द को प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को विस्तार दिया। ठीक है, असाइलम्स 1961 में विस्तृत किया, एनकाउंटर्स 1961 में विस्तृत किया, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, व्यवहारिकता पर उन्होंने 1963 में एक पुस्तक लिखी। रिलेशंस इन पब्लिक के मध्य संबंध, उन्होंने 1971 में इस पुस्तक को लिखा था। स्टिग्मा 1963 में लिखा। इंटेलेक्चुअल रिचुअल अंतःक्रियावाद, उन्होंने 1967 में इस पुस्तक की रचना की। फ्रेम एनालिसिस 1974 में इस पुस्तक की रचना की। फिर जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976 में इस पुस्तक की रचना की। फॉर्म्स ऑफ टॉक्स 1981 में इस पुस्तक की रचना की। तो ये सारी पुस्तकें थी और इन्हीं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक व्यवहारिकता को देखा। और उनकी एक प्रमुख पुस्तक थी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अंतःक्रियावाद को प्रस्तुत किया। ठीक है, और उनका जो सिद्धांत था, ठीक है, उन्होंने ड्रामाटिकल थ्योरी के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और उसमें वो सफल भी हुए। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक क्रियावाद और ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को भी प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। और उसमें भी ये कार्य करते करते उन्होंने समाज की व्यवस्था को देखा, उनके नियमों को देखा, जहाँ पर मीड ने अपने सामान्यीकृत अन्य के माध्यम से उन प्रक्रियाओं को समझने पर सफल हुए थे, उसी प्रकार गॉफमैन ने भी नाटककारिता के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं को विस्तारित करने पर सफल हुए। तो ये हो गया आपका इरविंग गॉफमैन का नृत्य जाति अध्ययन पद्धति पर विचार व्यक्त किए थे। ठीक, धन्यवाद।